हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे सुपेक के बारे में। ये शब्द बार बार फार्मा इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क करने वाले एम्प्लॉई है ये सुनते रहते हैं। सुपेक, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो सुपेक वर्ड बार बार दोहराया जाता है। तो आज हम इसको जान लेते हैं कि सुपेक है क्या। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सुपेक, आज हम जानेंगे सुपेक क्या है, इसका हिस्ट्री क्या था और इसका पर्पस क्या है। सुपेक सुपेक एक टाइप की गाइडलाइन है जो कि स्केल अप बैचेस के लिए विथ रिकमेंडेशन टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस किसके द्वारा दी गई, वो रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा दी गई। तो सुपेक जनरली बना क्यों? जब हम क्या करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री वाले लोग जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो तब कोई प्रोडक्ट को फाइलिंग करना हो तो इतना प्रेशर होता है साइंटिस्ट और एम्प्लॉय के ऊपर कि वो जैसे तैसे प्रोडक्ट का अपना रिज़ल्ट विद इन लिमिट में लाकर उसको फाइलिंग कर देता है। जब प्रोडक्ट फाइलिंग हो जाता है उसके बाद कुछ इशू आने चालू होते हैं, और जब उधर से प्रोडक्ट का फाइल होने के बाद अप्रूवल आ जाता है कॉमर्शियल के लिए, और जब कॉमर्शियल बेचेस लेने जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ आने चालू होते हैं। तो उस कंडीशन में वो इश्यू को शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस किए जाते हैं, या फिर हायर साइज बेस साइज के लिए चेंजेस किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में सुपेक एप्लीकेबल होता है। तो सुपेक कुछ नहीं है, सुपेक एक गाइडलाइन है जो कि रेगुलेटरी एजेंसी ने हमारे साथ शेयर की हुई है कि आप जब कोई प्रोडक्ट अप्रूवल हो चुका है और उसके बाद आपको कुछ में कुछ चेंजेस करने हैं तो जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आप एजेंसी को शेयर करो, और उसके बाद आप वो प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हो। किस लेवल तक के चेंज कर सकते हो वो सब डॉक्यूमेंट इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जनरली ये सुपेक गाइडलाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका कंपोजिशन, उसके इक्विपमेंट, और अगर कोई साइट चेंज कर रहा है साइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर दी गई है। और सुपेक का फुल फॉर्म इस बेस पे अगर इसका मेन निकालना जैसे स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी आप जब स्केल अप कर रहे हो या फिर आपका अप्रूवल आ चुका उसके बाद आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तब ही ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, नहीं तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और सुपेक गाइडलाइन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर। आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और वो क्या चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है, चेंजेस क्या चेंजेस आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया है। आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। एक्चुअली सुपेक जब गाइडलाइन आने से पहले कुछ कुछ एजेंसियाँ बहुत परेशान हुई थी इसमें। तो सुपेक जो फर्स्ट टाइम गाइडलाइन आई, सुपेक 1991 से लेके 1992 तक इसको अलग अलग सीरीज के साथ में लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस रेगुलेटरी एजेंसी को हुआ, जैसे जैसे इनको इशू आने चालू हुए, उसके बाद ये इन्होंने अपने तरीके से कुछ कुछ गाइडलाइन शेयर करते गए। जैसे पहला गाइडलाइन उसने सुपेक का जो शेयर किया था वो IR यानी इमीडिएट रिलीज डोज और सॉलिड ओरल डोज फॉर्म के लिए किया था। ठीक है। तो उसके बाद उनको लगा कि IR के इनलाइन MR नहीं होता, MR की अलग से गाइडलाइन उन्होंने रिलीज़ की। फिर सुपेक उन्होंने नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड के लिए रिलीज़ की। लास्ट वन जो गाइडलाइन उन्होंने शेयर किया गया वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एनोडम के साथ में किया गया। ठीक है। तो ये सुपेक अलग अलग गाइडलाइन उन्होंने अलग अलग फॉर्म के लिए रिलीज़ की थी। किसने बनाया था? इस पर कुछ एजेंसी ने रिसर्च की थी, जिसमें से एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट ने मिल के एक वर्कशॉप किया था स्केल अप के ऊपर। ठीक है। और सेकंड इसमें किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जिन्होंने केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल ऑफ IR प्रोडक्ट इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। और द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उपासाला, उन्होंने ये ड्रग की परमेबिलिटी के ऊपर वर्क किया था। और इन तीनों का कंक्लूज़न सेंटर फॉर ड्रग एवोल्यूशन एंड रिसर्च ने करके दिया, जिसमें उसने केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और वो ड्रग के जितने भी पोस्ट अप्रूवल चेंजेस जो आते हैं वो सारों को एक प्रॉपर वे में एक गाइडेंस के रूप में आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है। अब सुपेक गाइडलाइन का फ्लो क्या है? सुपेक गाइडलाइन जब भी आप
जब सुपेक गाइडलाइन फॉलो क्यों करते हैं अपन? सुपेक गाइडलाइन जब आप कोई बड़ा चेंजेस कर देते हो, कोई छोटा चेंजेस करते हो, या कुछ एक मीडिएटेड चेंजेस किया आपने, मॉडरेट चेंजेस होता है उसको बोलते हैं, तो वो चेंजेस को अगर आप कर रहे हो तो सुपेक ने एक प्रॉपर तरीके से वो चेंज को उसने लेवल वाइज डिवाइड कर दिया। उसने 3 लेवल में इसको चेंज कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में माइनर चेंजेस, लेवल 2 में मॉडरेट चेंजेस, लेवल 3 में मेजर चेंजेस कवर किए। फिर जो चेंजेस किया है उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना है, तो फाइलिंग में उसने एनुअल रिपोर्ट के अंदर स्टेबिलिटी डाटा हो गया, आपका डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट कवर हो जाएंगे। और जो जो चेंजेस बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट, इसके साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या क्या सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट है वो आसपास सब है। बहुत बार ऐसा लेवल 3 चेंजेस होते हैं, उसमें आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ता है, तो प्री अप्रूवल सप्लीमेंट आपको साथ में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। टेस्ट के अंदर इसमें जो मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, ऐसे हो गया, LOD हो गया, आपका फ्लो हो गया, जनरल जितने भी टेस्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, यानी जो मैंडेटरी टेस्ट होते हैं वो आपको देना पड़ेगा। फिर इन विट्रो रिजोल्यूशन रिलीज़ हो गया। इन विट्रो कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ नहीं है, डिपेंड ऑन की ड्रग आपने चेंजेस किस लेवल का किया है। और इन वीवो मतलब बायो बैचेस, बायो डोजिंग होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड ऑन कि वो लेवल किस लेवल का चेंजेस किया है आपने, वो मेजर है कि माइनर है कि मॉडरेट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीक्वेंस वाइज समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया, अपन एक लेवल वाइज इसको डिवाइड कर दिया, पर सुपेक का पर्पस क्या है? जिसने सुपेक का पर्पस जान लिया ना, वो सुपेक IR तो कभी नहीं भूलेगा। सुपेक क्यों लाया गया इंडस्ट्री में? इसके बिना भी तो इंडस्ट्री चल रही थी ना, इसके बिना भी फाइलिंग हो रही थी, इसके बिना भी कॉमर्शियल बैचेस जा रही थी, तो सुपेक क्यों आया? ठीक है, तो सुपेक का पर्पस यही था कि जब कोई साइंटिस्ट या कोई इंडस्ट्री या कोई स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट फाइल करता था और उसके बाद उसको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते थे, तो वो चेंजेस तो कर लेता था, पर उसके अगेंस्ट जितने डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करने चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जो उसको नहीं देने चाहिए वो डॉक्यूमेंट भी वो दे देता था, या फिर वो जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट ना देकर वो डॉक्यूमेंट दे देता था जिसका उस प्रोडक्ट से कुछ लेना देना ही ना होता था। तो उसको इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में एक गाइडलाइन बनाई जिसका नाम था सुपेक। इसका पर्पस ये था कि जब कोई स्पॉन्सर या मैन्युफैक्चरर कोई ड्रग फाइलिंग कर लेता है और उसके बाद उसमें अप्रूवल के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो ये गाइडेंस का यूज़ करके, गाइडलाइन का यूज़ करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट FDA को या जहाँ भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबमिट करें। तो ये डॉक्यूमेंट इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाते गए। तो उसके बाद ये गाइडलाइंस, ये जो गाइडेंस था, ये रिकमेंडेशन के साथ में स्पॉन्सर को शेयर किया गया, जो कि NDA या ANDA प्रोडक्ट या एंटीबायोटिक एप्लीकेशन ADA के लिए वर्क कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जब भी आपको कुछ चेंज करना है तो एटलीस्ट ये गाइडलाइन फॉलो करो और वो चेंजेस करो, कोई इशू नहीं है रेगुलेटरी एजेंसी को, क्योंकि रेगुलेटरी एजेंसी को हर प्रोडक्ट में चेंजेस देखने को मिल रहा था और विदाउट प्रॉपर फ्लो में वो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे थे, जिससे जो अप्रूवल की प्रोसेस थी, जो आफ्टर अप्रूवल कॉमर्शियल में जो डिले हो रहा था 4 to 6 मंथ हो रहा था, तो उसको कम करने के लिए रेगुलेटरी एजेंसी ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाकर वो गाइडलाइन सारे स्पॉन्सर को शेयर की कि अगर आपको प्रोडक्ट फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल चाहिए तो आप ये गाइडलाइन के थ्रू अगर आप आओगे तो आपको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो आपका जो हमको जो मिनिमम टाइम लगता है डॉक्यूमेंट को सर्च करके, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं मिलकर हमको फिर से रिप्लाई देंगे, फिर आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दोगे, तो एक खासा टाइम इसमें जाएगा। ये रेगुलेटरी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये रेगुलेटरी एजेंसी ने कोई अलग से नहीं बोला था कि मुझे ये चाहिए ही। आप ये गाइडलाइन फॉलो करोगे तो आपके लिए ईजी होगा, प्लस रेगुलेटरी को भी ईजी होगा, तो अप्रूवल मिलने में ईजी हो जाएगा। इसी कारण ये रेगुलेटरी एजेंसी आई। इसके अंदर इन्होंने 4 कैटेगरी में सुपेक को डिवाइड कर दिया। पहला था, आप चेंज कर रहे हो तो आप अब या तो आप उसके फॉर्मूले में चेंज कर रहे हो, या फिर आप ऐसा मटेरियल की क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो,
या कंपोनेंट चेंज कर रहे हो या कंपोजिशन चेंज कर रहे हो। कंपोनेंट मतलब मटेरियल होता है, कंपोजिशन मतलब वो बैच का फॉर्मूला होता है। तो आप या तो कंपोनेंट चेंज कर रहे हो या कंपोजिशन चेंज करो। उसको एक कैटेगरी दे दिया। दूसरी कैटेगरी इन्होंने साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बार क्या होता था कि आप कोई बैच फाइलिंग हो जाता था प्रोडक्ट, वो साइट पे जब उसको ऑर्डर मिलते थे तो ऑर्डर की साइज, उसकी जो एग्जिबिट बेच साइज़ थी, जो फाइलिंग के टाइम जो उसने बेच ली थी, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी होती, तो जो कि उस फैसिलिटी में पॉसिबल नहीं थी। तो फिर वो क्या करता था कि वो साइट चेंज बताता। तो बार बार वो दूसरी दूसरी साइटों पे जाके अब दूसरी साइट पे जाएगा तो चेंजेस तो दिख ही रहा है। तो एक ये कैटेगरी उन्होंने साइड ऑफ चेंजेस डाल दिया। तीसरी कैटेगरी उन्होंने डाली है स्केल अप और स्केल डाउन। बहुत बार क्या होता था कि आप बेचेस तो बना लिया आपने छोटे छोटे साइज़ की, पर जब ऑर्डर आने चालू हुए तो वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो कि नंबर ऑफ़ बेचेस अगर उस साइज़ के हिसाब से लेने जाएंगे तो नंबर ऑफ़ बेचेस ज़्यादा जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये भी एक चेंजेस आया, इसको भी उन्होंने स्केल अप और डाउन भी किया। और तीसरा था उसको मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रोसेस जब बेच लेने गए तब प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, तो वो प्रोसेस में बहुत सारे इशू आने लगे, तो फिर उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया। या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट उस पर फिजिबल, जब लैब स्केल अप पे था तब तो फिजिबल था, पर जब कॉमर्शियल में गए तो वहाँ पर प्रोडक्ट उतना फिजिबल वो इक्विपमेंट पे नहीं रह पाया, तो उसकी वजह से भी उसमें चेंज देखने को मिला। तो चलिए एक एक करके अपन इसको समझते हैं कि भाई कंपोनेंट कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, इस सेक्शन में हम केवल उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि फोकस ऑन द चेंजेस इन अमाउंट ऑफ एक्सिपेंट इन द ड्रग ऑफ प्रोडक्ट। हम केवल इसके एक्सिपेंट पे ही फोकस करेंगे ड्रग प्रोडक्ट की। हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? द चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सिपेंट इन द ड्रग प्रोडक्ट। हम केवल एक्सिपेंट के अमाउंट चेंजेस हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, ना कि नॉट फोकस ऑन चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ना कि हम ड्रग सब्सटेंस के अमाउंट पे चेंज होने पर वर्क करेंगे। ठीक है, समझते हैं इसको आसान भाषा में। कंपोनेंट कंपोजिशन जो है उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले लेवल वन में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट डिटेक्टेबल ना के बराबर हो रहा है। इसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर ना के बराबर है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी टैबलेट का कलर चेंज कर रहे हैं या उसका फ्लेवर चेंज कर रहे हैं, तो आप उसका जो परसेंट लेवल कम ज़्यादा कर रहे हो वो नॉन क्रिटिकल में आ रहा है, और उसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर इसमें रेंज दी हुई है टेबल 1 की, जो कि मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा, उतने परसेंट तक आप चेंज कर सकते हो। वो परसेंट के अगर क्राइटेरिया में आपने किया तो आप लेवल 1 में कंसिडर करोगे। जब लेवल 1 आपने किया तो उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट डॉक्यूमेंट में आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका LOD हो गया, टेस्ट बाय HPLC, जो भी इक्विपमेंट है जो लग रहा है वो सारे इक्विपमेंट इसके अंदर सारे टेस्ट आएंगे। प्लस आपको 1 ईयर की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और वो रिकॉर्ड आपको शेयर करना पड़ेगा। प्लस डिज़ो में आपको कोई अलग से डिज़ो करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका डिज़ोल्यूशन जो इसका टेस्ट ऑलरेडी हो रहा था वो डिज़ोल्यूशन आपको इसमें परफॉर्म करना है और उसका डाटा FDA को शेयर करना है। इन वीवो बायोक्लिन स्टडी, इन वीवो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल में है। नॉन क्रिटिकल में है तो बायो की नीड नहीं है क्योंकि इसका ऐसे के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो फाइलिंग डॉक्यूमेंट में क्या, ये सारे एनुअल रिपोर्ट में सारे टेस्ट आ जाएंगे आपके। जो मैंडेटरी टेस्ट है, रिलीज टेस्ट, वो स्टेबिलिटी डाटा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ये सारा डाटा आपको फाइलिंग करके देना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, लेवल ऑफ चेंजेस, लेवल 1, लेवल 2। ये ड्रग में क्या है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं कंपोजिशन में, वो कंपोजिशन में आप कितने लेवल परसेंट तक आप चेंज कर सकते हो। जैसे फिलर हो गया, फिलर 5% तक चेंज किया प्लस माइनस तो लेवल 1 कंसिडर होगा, पर उससे ऊपर गया यानी वो 10% की क्राइटेरिया में यानी लेवल 2 में डाल दिया जाएगा उसको। DT डिसइंटीग्रेंट जो हो गया, स्टार्च अगर किया तो प्लस माइनस 3%, पर आपने डिसइंटीग्रेंट में अदर में कुछ यूज़ किया प्लस माइनस 1% आएगा। बाइंडर हो गया, ये सारी चीज़ें जो इससे डबल, अगर उससे डबल वाली रेंज में गया तो लेवल 2 में आएगा। तो एक जस्ट टेबल आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके समझने के लिए। बट
आप जो भी चेंजेस करोगे वो चेंजेस आपके किसी भी टेबल, जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे इसी फॉर्मूले में या कंपोजिशन में, तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मिलाकर, और लेवल 2 में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लेवल 2 के बारे में जानते हैं। लेवल 2 क्या है? ऐसा चेंजेस जिसका इम्पेक्ट आपकी फॉर्मुलेशन क्वालिटी पे दिखेगा या उसके परफॉर्मेंस में दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई सा एविजोल हो गया, जो एविजोल 1 pH 102 से pH 200, यानी आपने उसका ग्रेड चेंज किया, तो ऐसे चेंजेस को लेवल 2 में डाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर इम्पेक्ट रहेगा। और जैसा कि इसको आप कितने % तक चेंज कर सकते हो क्वांटिटी में, तो ऑलरेडी टेबल 1 के अंदर दिखा दिया गया है कि वो 10% तक आप फिलर, ये फिलर में आता है, फिलर आप 10% तक चेंज किया तो वो लेवल 2 के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ये डॉक्यूमेंट में इसके अंदर आपको केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट में जो लेवल 1 में हमने बात किया था, ऐसे वैसे सारी चीज़ें, प्लस एक बैच का 3 मंथ का स्टडी डाटा भी देना पड़ेगा आपको। डिसोल्यूशन में क्योंकि ये क्रिटिकल है और ये टेक्निकल ग्रेड चेंज किया है, इसलिए क्रिटिकल में डाला हुआ है, इसलिए इसके अंदर डीजो जो है वो डीजो केस ए बी सी के हिसाब से दिखाया जाएगा। केस ए के अंदर हाई परमेबल हाई सोल्यूबल ड्रग आती है, केस बी के अंदर लो परमेबल हाई सोल्यूबल ड्रग आती है, और केस सी के अंदर हाई परमेबल लो सोल्यूबल ड्रग है, जो कि क्लास 1, क्लास 3, क्लास 2 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम अब ये क्लास क्या है क्या नहीं है, ये इसको अगले स्लाइड में समझने का ट्राई करेंगे कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो बट इसमें बायो की नीड है नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक जो चेंज किया वो उसके ग्रेड चेंज किया, अभी तक कोई एक्सीपेंट की मेजर चेंजेस नहीं किया है, वो 10% के अंदर आ रहा है, इसलिए बायो की नीड नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट भी आपको ऐसे ही कि जो लेवल 1 में हमने प्रोवाइड किया, प्लस 3 मंथ का स्टडी डाटा आपको साथ में देना है। हाँ, अभी आप ये समझ लेते हैं कि भाई केस ए क्या है, केस 2 क्या है, केस बी क्या है। केस ए वो है कि अगर आप किसी ड्रग को 0.1 HCl के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं और 15 मिनट के अंदर अगर 85% तक वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो केस ए में आएगी। अगर उसमें नहीं आया है तो केस बी में डाला, यानी उसमें क्या करेंगे, मल्टी पॉइंट डिज़ोल्यूशन प्रोफाइल बनाई जाएगी, यानी मल्टी पॉइंट टाइम आपको 15, 30, 45, 120 पे सेम चीज़ अप्लाई की जाएगी, उससे अपने को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि केस बी का है। अगर इसमें भी नहीं आया तो केस सी यानी क्लास 3, जिसके अंदर क्या करेंगे, मल्टी पॉइंट के साथ में मल्टी मीडिया भी हम लगाएंगे, यानी 0.1 HCl के साथ में USP का बफर मीडिया हम pH 4, 5, 6, 7.5 यानी 5 सेपरेट प्रोफाइल बनाएंगे, जिसको मल्टी पॉइंट पे परफॉर्म करेंगे जब तक 90% तक ड्रग रिलीज़ ना हो जाए। इसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि लो सोल्यूबल ड्रग है, तो उसमें हम उसके हिसाब से सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है वो जस्टिफिकेशन के साथ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो केस ए बी सी का। तो आप समझ ही गए होंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 क्या है। अब लेवल 3 में जाते हैं। लेवल 3 में ऐसा चेंजेस जो आपको सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट दिखाएगा ही, मतलब आपकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे उसका इम्पेक्ट आएगा ही, उसको लेवल 3 में डाला हुआ है। लेवल 3 में वो कैटेगरी जिसका नैरो थेरेपेटिक ड्रग की रेंज लेवल 1 और लेवल 2 से बाहर हो रही हो, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी एक्सिपेंट की चेंज हो रही है, किसके अंदर, ऐसी ड्रगों के अंदर जो नैरो थेरेपेटिक ड्रग में आती है। ठीक है, तो उसको हमने उसमें डाला हुआ है। ऐसे चेंजेस में हमको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, लेवल 1 के जितने भी डॉक्यूमेंट हमने शेयर किए थे वो, प्लस 1 बैच का 3 मंथ का डाटा। अगर आपके सिग्निफिकेंट बॉडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी आपने इसके साथ QPD के डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आपने उस टाइम भी QPD के डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो वो डाटा अगर आप शेयर करोगे तो आपको इतने डॉक्यूमेंट सफिशिएंट रहेंगे। बट आप, और अगर आपके पास QPD के डाटा नहीं है तो आपको 3 बैचेस 3 मंथ के लिए स्टेबिलिटी में रखनी पड़ेगी, और वो डाटा आपको FDA को शेयर करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन में आपको वर्स्ट केस यानी केस बी वर्क करना है, जो लो परमेबल ड्रग और हाई सोल्यूबल ड्रग में आता है,
वो ड्रग वाली स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो कि केस बी में कैसे परफॉर्म आपको ऑलरेडी टेबल के अंदर बताया हुआ है मैंने। और ये लेवल 3 यानी मेजर चेंजेस है, इसलिए इसमें फुल बायोइक्विवेलेंस स्टडी होगी पूरी। बायोइक्विवेलेंस स्टडी यानी ह्यूमन बीइंग को ड्रग डोज किया जाएगा और ये सारा डाटा कलेक्ट करके हमको फाइलिंग करना है। तो मित्रों, ये हम पार्ट 1 में क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये वीडियो पहला वाला पार्ट 1 अब क्लोज़ होता है। पार्ट 2 के अंदर हम साइड चेंजेस और स्केल अप बैचेस के बारे में जानेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम जो मेजर चेंजेस होते हैं वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।